हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का ये मेरा 9 टेस्ट सीरीज होगा। और ये जो है मैंने 1 से लेकर 8 टेस्ट सीरीज मैं करा चुका हूँ, जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाला है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे 9 बजे रात में हमारे 40 से 50 क्वेश्चन का हमारा MCQ वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलता है, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही हमारे जितने भी उसमें क्वेश्चन होते हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप ज़रूर वहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और उसका चैटिंग ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है किस जिले में होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो है किस जिले में होता है। तो ये बिहार का जो है वह जिला जो है कौन सा है, तो किशनगंज है फ्रेंड्स। हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सर्वाधिक किशनगंज में ही चाय की खेती होती है। और किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा किशनगंज में सबसे ज़्यादा यहाँ पे किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा, बिहार का ऐसा एक जिला है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, तो वो हमारा किशनगंज जिला है। याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगंज। और यहाँ की मिट्टी जो है और वातावरण दोनों चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक हमारा चाय का उत्पादन होता है। तो चाय जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की झाड़ी में यह होता है। और चाय के लिए कम से कम चाय की खेती जो है फ्रेंड्स, इसके लिए जो चाय की खेती है उसके लिए चाय की खेती के लिए कितने डिग्री हमारा वहाँ पे सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, जो कि वहाँ पे इतने तापमान जो है वहाँ पे रहता है। और वर्षा जो है कितना वहाँ पे कितने सेंटीमीटर की हमारा होता है, तो 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा वहाँ होती है। इसलिए वहाँ पे जो है चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है वहाँ का वातावरण। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन जो किस जिले में होता है, तो किशनगंज। और सबसे अधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है। तो किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया है। आंसर हमारा हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध की आकृति अंकित है। और कनिष्क जो है किस वंश से था, तो ये कुषाण वंश से था। याद रखिएगा, कुषाण वंश से था कनिष्क। और यह कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली भी राजा था। याद रखिएगा, कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, याद रखिएगा। जो है किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था, तो कनिष्क। और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से था। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वह कुषाण या कनिष्क था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किसके समय में महायान एवं हीनयान नामक 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 40 का जो हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, कनिष्क। क्योंकि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो नाम शाखाओं में विभाजित हो गया। और कनिष्क महायान जो है शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है महायान
जो महायान शाखा का यह अनुयायी था। महायान शाखा का जो है अनुयायी था। और कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जो कि चतुर्थ बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र किए थे। और चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन की भी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। तो प्रथम तीनों बौद्ध सभा की भाषा जो है पाली थी, और चतुर्थ जो था उसका अलग था, संस्कृत था। और मूर्ति पूजा करने या नहीं करने के आधार पर यह विभाजन हुआ था। जो महायान और हीनयान जो है वो मूर्ति पूजा करने या नहीं करने के आधार पर ही उसका विभाजन हुआ था, महायान का। तो चलिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म का तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, तो सोन नदी हो जाएगा। जो कि हमारा सोन नदी की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई हो, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल श्रेणी से होती है। याद रखिएगा, सोनपुर जो है वह कहाँ से, तो अमरकंटक की पहाड़ी से, इसका अमरकंटक की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है सोन नदी के अमरकंटक की पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है, जो कि यह कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक की पहाड़ी जो है कहाँ से, तो मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, हमारा सोन नदी जो है झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में यह स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग में रोहतास एवं गढ़वा की सीमा पर प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई जो है सोन नदी की कुल लंबाई जो है कितनी है, तो 760 किलोमीटर है। तो आंसर हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा फिजी हो जाएगा, फिजी में आयोजित हुआ था। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया था। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से ये डॉक्टर स्वाति नायक को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अल्फा बीटा और गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे ज़्यादा हमारा जो है वह सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा गामा किरणों की विकिरण होती हैं, और उसके बाद से हमारा बीटा का, उसके बाद से अल्फ़ा, सबसे ज़्यादा गामा और सबसे कम अल्फ़ा की। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा गामा पूछ रहा था, अल्फ़ा बीटा गामा किरणों की वेगों का सही क्रम लगाएं। तो सबसे ज़्यादा गामा किरण की वेग होती है, उसके बाद से बीटा किरण की थोड़ा सी कम होती है, और सबसे कम होती है अल्फ़ा किरण की। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो है निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान जो है वह कहीं भी रहे तो वैसे ही रहता है। जैसे में अगर हम यहाँ से चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा वजन जो है कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमारा जो द्रव्यमान है वो हमारा उसमें कोई कमी नहीं होती, तो वो जैसे वैसे ही रहता है, द्रव्यमान वहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह बी हो जाएगा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। जैसे में हमारा कार्य जो हो गया W, उसको बोलते हैं वाट में। तो कार्य 3 स्थितियों में शून्य होता है, जब आरोपित बल शून्य हो, या जब विस्थापन शून्य हो, या बल एवं विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो।
तो इस स्थिति में हमारा जो है वो बल शून्य होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वस्तु के द्रव्यमान का कोई भी जो है कि उसका मतलब कि कोई भी किया गया कार्य जो है वह उस पर निर्भर नहीं करता, किस पे, तो वस्तु के द्रव्यमान पे आंसर हमारा। और ये इसका कोई चेंजिंग भी नहीं होता है कहीं भी जाए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। याद रखिएगा, जो हमारा दूध खट्टा होता है तो या दही हम जमाते हैं तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही दूध खट्टा होता है और दही भी जमता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा, सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल का यूज हम लोग करते हैं। और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। जो है नाइट्रिक अम्ल जो कि इसमें नहीं दिया है वो मैं बताएं। और बेंजोइक अम्ल जो है घास में या किस में पाया जाता है, तो घास में पाया जाता है। और यह दवा बनाने में यूज किया जाता है। दवा बनाने में जो है बेंजोइक अम्ल का दवा बनाने में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसका, तो बेंजोइक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल जो है फ्रेंड्स, एसिटिक अम्ल जो है वह हमारा एसिटिक अम्ल से क्या होता है, सबसे पहले मैंने एक और बताया था कि लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, तो हमारा दूध खट्टा होता है। और एसिटिक अम्ल जो है यह अचार एवं किस में, तो अचार और सिरका में जो है यह पाया जाता है एसिटिक अम्ल। तो याद रखिएगा सबका बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है, जो कि दवा बनाने में उपयोग किया जाता है। और एसिटिक अम्ल जो है हमारा अचार एवं सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है यह जो है लैक्टिक अम्ल यह जो है इसी के लैक्टिक अम्ल के ही एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो इसलिए 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। तो मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था। तो 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फूल की स्थिति। क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फूल की स्थिति हो जाएगा। जो कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए फूल की स्थिति का लक्षण का चयन नहीं किया था। ये नहीं किया था, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फूल की स्थिति हो जाएगा। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेंडल वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया के निवासी जो थे ग्रेगर जोन मेंडल, उन्होंने ही आनुवंशिकता की जानकारी दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। और आनुवंशिकता शब्द जो है विलियम वाटसन ने दिया था। याद रखिएगा आनुवंशिकता का एक सेकंड लिख देता हूँ फ्रेंड्स मैं इसको। आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग जो है विलियम वाटसन ने किया था। याद रखिएगा विलियम वाटसन ने किया था, विलियम वाटसन ने किया था, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जो है ये मैंने बोला कि विलियम आनुवंशिकता शब्द का जो विलियम वाटसन ने किया था, लेकिन ऐसे पूछेगा कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने की थी, तो ऑस्ट्रिया निवासी जो थे वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो कि 1822 से 84 में ईस्वी में उन्होंने इसे जानकारी दी थी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा स्टीरियोस्कोप हो जाएगा। तो ये यंत्र है फ्रेंड्स जो कि इसके स्टीरियोस्कोप से हम दो वस्तुओं को अलग अलग तस्वीरों के साथ देखा जा सकता है, इसे देख सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और बहुत सारे हैं, जैसे में स्टेथोस्कोप हो गया, तो स्टेथोस्कोप
से हृदय एवं फेफड़ों की गति से अध्ययन हेतु संबंधित जानकारी होती है। और कार्डियोग्राफ से हृदय की गति का मापन होता है। और जो है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर जो है, या स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, उसका प्रकाश का जो है परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना या ज्ञात किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप से। और स्ट्रोबोस्कोप फ्रेंड्स जो हो गया हमारा, उससे हमारा मोटर बोट या वायुयान की वेग हम लोग मापते हैं। तो बहुत सारे हैं, इसको याद। और फोटोमीटर से प्रकाश दीप्ति का मान यह होता है। और पौधे की वृद्धि का अभिलेखन जो है किस ग्राफ से होता है, तो किसको ग्राफ से, याद रखिएगा। और जो है रक्तदाब धड़कन का अध्ययन जो होता है वो हमारा काइमोग्राफ से होता है। और हृदय फेफड़ों की गति का अध्ययन हेतु स्टेथोस्कोप से होता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा स्टीरियोस्कोप हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण जो है मंदन ज्ञात करें। इसका मंदन ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं इसको। जैसे में हमारा त्वरण हो गया, त्वरण जो हो गया ये क्या हो गया, तो 90 मीटर प्रति सेकेंड और बाई हमारा 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जब ये का जाएगा तो हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में इसको हम लोग करते हैं डिनोट। और हमारा जो है मंदन हो जाएगा, यह मंदन जो हो जाएगा हमारा 90/15 में से इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 यह हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वह माइक्रोवेव उपकरण जो है विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, क्योंकि माइक्रो ओवन में मैग्नीट्रॉन लगा होता है जो कि माइक्रो तरंग उत्पन्न करता है। और माइक्रो ओवन उन्हीं पदार्थ को गर्म करते हैं जिसमें जल होते हैं। तो याद रखिएगा। और ऊष्मा जो है, ऊष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, माइक्रोवेव हो जाएगा। इसका चालक का ताप जो है बढ़ना विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, चालक का ताप बढ़ना जो है वह विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंदी जीवन जो है, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो याद रखिएगा हमारा फ्रेंड्स कि बंदी जीवन जो है किसकी कृति है। तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। आंसर हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा था। और सचिन सान्याल 1908 में काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वह काशी में, जो कि वाराणसी में है, काशी में इसकी स्थापना 1908 में किए थे। और जो है सचिन सान्याल 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो याद रखिएगा। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा भी खोला था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेपी कृपलानी थे। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज जो था 3 रंग की 36 पट्टियों के बीच नीले रंग में के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है, जो कि इसकी अभिकल्पना जो है पिंगली वेंकैया ने की थी। झंडे की जो है इसकी अभिकल्पना जो है पिंगली वेंकैया ने की थी। और 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तो झंडा जो है कब अपनाया गया था, तो यह झंडा जो है झंडा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा, अपनाया गया था। तो जेपी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था।
तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रवाल रीफ जो है मोलस्का संघ का जीव है एक, जो कि लक्षद्वीप प्रवाल रीफ निर्मित द्वीप है। इसका आकार घोड़ा के नाल की तरह होता है, तो याद रखिएगा। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, तो आंट्रेट द्वीप है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, तो आंट्रेट द्वीप है। तो इसलिए आंसर हमारा कौन जगह, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। और प्रशांत किस जगह पे है, तो प्रशांत महासागर जो है यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया, तो उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो है 1936 में बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया पृथक राज्य बनाया गया। और 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा राज्य बना था। कब, तो 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग, उस समय बंगाल बिहार एक ही था, तो 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। और वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो समझिए फ्रेंड्स, उस समय हमारा बंगाल जो था, बंगाल बिहार उड़ीसा जो था वो सब एक ही जगह थे, एक ही में थे। और 1912 में बंगाल से अलग हो गया हमारा बिहार, उसके बाद से 2000 में झारखंड से अलग हो गया। और फिर 1936 में उसके बाद से उड़ीसा को भी नया पृथक राज्य बना दिया गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1936 हो जाएगा। और बंगाल से अलग कर बिहार को एवं बिहार से अलग कर उड़ीसा को भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया, भाषा के आधार पर ही राज्य बनाया गया इसको। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत बनाया गया। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग राज्य प्रांत बनाया गया। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाया गया। तो पूछेगा कि बिहार उड़ीसा जो है वो का प्रांतीय जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल। या उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया, उस समय उड़ीसा का जो है वह स्थापना दिवस 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है। या अगर ऐसे पूछे कि झारखंड का स्थापना दिवस, तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन है धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता नगर कहाँ स्थित है, तो 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कच्छ में होगा। कच्छ में धौलावीरा नामक हड़प्पा सभ्यता का नगर अवस्थित है। भारत में अवस्थित धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय नगर है। और इस स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का पता चला, जो कि धौलावीरा की नगर योजना समानांतर चतुर्भुज के रूप में की गई थी और नगर के चारों तरफ एक मजबूत दीवार के निर्माण के साथ मिलते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो है धौलावीरा नामक हड़प्पा सागर कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ में है। और कच्छ जो है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा है गुजरात में है, याद रखिएगा, गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था, तो जन गण मन कब और कहाँ सर्वप्रथम गाया गया था, तो यह जो गाया गया था फ्रेंड्स, यह गाया गया था, इसमें आंसर हमारा है ही नहीं और उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जन गण मन जो है 1911 अधिवेशन में यह जो गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1911 में इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख क्या है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो याद रखिएगा, जो है आर्टिकल अनुच्छेद जो है 53 में जो है यह
संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख जो है, इसका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है, यह 53 अनुच्छेद में है। कार्यकारी जो है प्रधान के नाते भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री तथा अन्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो याद रखिएगा, कार्यकारी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त हो गए आदि को नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो कि किसी मंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया हो। और संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा, संघ का जो है यह थोड़ा इम्पोर्टेंट है। संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक जो है वास्तविक प्रधान जो है वह कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे था संघ के कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 में, और संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग जो है एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है? तो निम्नलिखित पदों में से किस पद का प्रयोग जो है एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है? तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा जीवमंडल हो जाएगा, क्योंकि जीवमंडल का प्रयोग जो है एक साथ रहते हुए एक जाति के कुछ व्यष्टियों के लिए होता है। और वायुओं के समूह को जैवमंडल भी कहते हैं। और वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है, और इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की यह ऊंचाई तक स्थित है। और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, वहाँ पे शून्य हो जाती है। और CO2 तथा जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, उसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीवमंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें बादशाह खान और खुदाई खिदमतगर के नाम से भी जाना जाता है। सीमांत गांधी जो है 1919 ईस्वी में पेशावर में मार्शल लॉ का विरोध शांति प्रस्ताव रख कर दिया था। और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 1930 ईस्वी में गुजरात के जेल में बंद सीमांत गांधी ने जेल में ही गीता तथा कुरान की कक्षा लगाई। और सीमांत गांधी के ही प्रयास से पख्तूनों में राजनीतिक चेतना का प्रवाह हुआ। और 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन तक ये सक्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने दिया था। तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1947 में यह कांग्रेस के पार्टी के साथ दिया था भारत के विभाजन तक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहुमत खोने पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुमत खोने पर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो है लोकसभा में बहुमत खोने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। और प्रधानमंत्री एवं संघ के मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है। अगर बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो लोकसभा के में नहीं बने रहते हैं। और प्रधानमंत्री के निधन होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। तो इसलिए बहुमत दल के द्वारा अपने में से किसी को नया नेता चुनना होता है जो कि प्रधानमंत्री बनता है। तो और महाभियोग प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, जो कि यह लोकसभा में ही होता है। राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, जो कि लोकसभा में लाया जाता है सबसे पहले। और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री एवं मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री जो है सहित सभी मंत्री शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है फ्रेंड्स हमारा, वह 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था?
तो आंसर हमारा हो जाएगा अनुसुईया बेन साराभाई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है में गांधी जी को अनुसुईया बेन साराभाई का सहयोग प्राप्त हुआ था। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो है आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व जो है अनुसुईया बेन के द्वारा ही किया गया था। और अनुसुईया बेन आंदोलन के समाप्त होने तक गांधी जी का सहयोगी रही। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को समाप्त करने हेतु मिल मालिकों के द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई थी, जो कि मजदूर वर्ग जो है 50% वेतन की वृद्धि की मांग कर रहे थे, लेकिन उनके द्वारा 20% ही की मांग की गई थी। और न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझाव पर वेतन जो है में 35% वृद्धि की मांग को स्वीकार किया गया। तो न ही और मजदूर की मांग चली और ना ही उनकी मालिकों की, और गांधी जी के कहने पे 35% की वृद्धि को मांग से स्वीकार इसे कर लिया गया था। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अनुसुईया बेन साराभाई। क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वह 16 अगस्त 1932 के सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया था। मुसलमानों, सिखों तथा भारतीय ईसाइयों के साथ अब हरिजन हिंदुओं को अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के कमजोर करना इस निर्णय का उद्देश्य था, जो कि सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में गांधी जी पूना के यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठे थे। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति जो है बलवन ने अपनाई थी। ये बहुत हमारा ये रिलेटेड क्वेश्चन है। बलवन ने अपनाई थी जो कि लौह रक्त की नीति। और बलवन ने अपने को फारस के प्रसिद्ध अफरसियाब का वंशज बतलाया था, जो कि बलवन कुलीनता को प्रधानता दिया। और बलवन लौह और रक्त नीति के तहत अपने तमाम विद्रोही नेताओं की हत्या करवा दिया। और बलवन जो है दरबार में फारसी प्रणाली सिजदा और पैबोस का भी अपनाया था। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है कि जो है फारसी प्रणाली सिजदा और पैबोस को किसने अपनाया था? तो ये बलवन ने ही अपनाया था। और इन्होंने यहीं पारसी पर्व नवरोज को भी दरबार में आयोजित किया था। तो याद रखिएगा। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसी के समय में इल्तुतमिश था जो कि उसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? तो 65 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। जो कि महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। महात्मा गांधी का मानना है कि धर्म और राजनीति के बीच परस्पर संबंध है। महात्मा गांधी का मानना है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। और महात्मा गांधी का मानना था कि एक राजनीतिक व्यक्ति अधिक संवेदनशील होंगे जो लोक कल्याणकारी के कार्यों को अधिक सघन रूप से करेंगे। और महात्मा गांधी के प्रति आस्था का एक महत्वपूर्ण कारण था कि धार्मिक प्रवृत्ति का होना भी था उनका। और मैकियावेली और कार्ल मार्क्स ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से बिल्कुल अलग माना। मैकियावेली और कार्ल मार्क्स ने धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग माना। और कार्ल मार्क्स ने धर्म में राजनीति को अफीम या विष माना था। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि किसने धर्म में राजनीति को अफीम और विष माना था? तो कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा जो है वह बी हो जाएगा, ली ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि जो है कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम समय में अंग्रेज कैप्टन ली ग्रांट से युद्ध किया था। और ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह के साथ युद्ध हुआ। और 26 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। डगलस से युद्ध के पूर्व कुंवर सिंह आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन की सैन्य टुकड़ी को पराजित किया था। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ली ग्रांट हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सतलज एवं काली नदी जो है कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच स्थित है, तो सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है। जो कि यह जो है कुमाऊं जो फ्रेंड्स इनको मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि कुमाऊं हिमालय सतलज एवं काली नदी के बीच स्थित है और प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो यह जो है सतलज एवं काली नदी जो है यह फ्रेंड जो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत इसके बीच आती है। सतलज और काली नदियों के बीच जो है वह स्थित है कुमाऊं हिमालय। याद रखिएगा, सतलज एवं काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय स्थित है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। और काली और तीस्ता नदियों के बीच जो है नेपाल हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच कौन सा है? नेपाल हिमालय है, याद रखिएगा, नेपाल हिमालय है। सतलज और इसके कुमाऊं, सतलज एवं सिंधु के बीच में कौन सा? तो सतलज एवं सिंधु के बीच में पंजाब हिमालय है। याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा? पंजाब हिमालय हो जाएगा। तो काली एवं तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, सतलज एवं सिंधु नदी के बीच में पंजाब हिमालय और सतलज एवं काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? 68 का आंसर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा, रासायनिक विकास हो जाएगा। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। जीवन उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है और पृथ्वी पर सर्वप्रथम जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी उस समय। और आर्कीबैक्टीरियो को प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जो कि एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव का विकास हुआ है। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा, रासायनिक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश के विकासवादी संबंधों के प्रमाण जो है प्रदान करता है? तो डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा जीवाश्म हो जाएगा। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। और विकासवादी सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, याद रखिएगा। विकासवाद सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन ने इसे दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परिस्थितिकी अनुकूलन हो जाएगा। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को परिस्थितिक अनुकूलन कहा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है और लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण क्रोमोसोम में बदलाव से होता है। और प्रखनली शिशु के मामलों में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। प्रखनली शिशु जो है उनके मामले में निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। तो याद रखिएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो कि पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक संयोजन को परिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे जो है टोटल MCQ खत्म हुआ जीके का। फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा फ्रेंड तो ज़रूर फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।